सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बंगाल के बहुत गरीब गांव से थी। मेरा नाम नरगिस था और मेरे घर में मुझे मिलाकर हम 6 भाई बहन थे और गरीबी की वजह से हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। मैंने जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल में 12वीं पास कर ली थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरी लंबाई ठीक ठाक ही थी। मैं अपने घर में मझली बेटी थी। मेरे 4 बहन और एक भाई था। उनमें से 2 बहन की शादी हो गई थी। अब मेरी शादी की चिंता मेरे माँ बाप को बहुत सता रही थी। वैसे भी बंगाल के गांव में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। फिर मेरी माँ ने अपने बड़ी भाई के बेटे से यानी मेरे मामा के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरा मामा का बेटा दुबई में काम करता था, सेल्समैन था। उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे घर वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया था। लड़का पढ़ा लिखा तो था ही, उसके दूसरे देश में नौकरी लगी हुई थी और मैं भी यही चाहती थी। मेरी शादी किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान से हो जाएगी। रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाहत भी पूरी हो गई थी और मेरे घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरा होने वाला पति काफ़ी सालों से दुबई में नौकरी कर रहा था। अपने घर में 3 बहनों से छोटा था। उसके और भाई बहन भी थे जो शादीशुदा थे और गांव में ही उनकी शादियां हो गई थी। मेरे मामा यानी मेरे ससुर का भी इंतकाल हो गया था। मेरी मामी अभी जिंदा थी, यानी कि मेरी सास जिंदा थी। मैं और मेरा पति एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए देखने और दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक मेरे पति का ख्याल था, वो मुझे बहुत पसंद करता था शुरू से ही। क्योंकि लड़का दुबई में नौकरी कर रहा था, इसलिए बार बार यहाँ पर नहीं आ सकता था। मेरी मामी की शर्त ये थी कि हमारा बेटा शादी के टाइम पर ही बंगाल में आएगा। मेरा ये रिश्ता मेरी माँ ने करवाया था, इसलिए मेरा होने वाला पति बिल्कुल भी अनजान नहीं था। यह तो हमारे रिश्ते में ही था। मेरे मामा का बेटा था। मेरी शादी की पहली रात जब मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उनका बातचीत करने का तरीका बहुत पसंद आया था। मेरे ससुराल वाले भी बस ठीक ठाक ही थे। ससुराल का घर तो बहुत छोटा ही था, लेकिन मेरे पति की कमाई बहुत अच्छी थी। इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको दुबई वापस जाना था। और ये बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी के 1 महीने हुए हैं और मेरे पति नौसाद मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रुकूंगी? हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। शादी के पहले मुझे ये बात तो पता थी कि मेरे पति काफ़ी सालों से दुबई में काम कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वह 1 महीने बाद ही जाने लगे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि वे अचानक इतनी जल्दी दुबई जाने की तैयारी करने लगे हैं। मैंने सोचा था कि शायद वे 1-2 महीने मेरे साथ रहेंगे और मुझे और घुमाएंगे फिराएंगे। उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे तो 1 महीने के अंदर ही यहाँ से जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने अपने आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी की जगह पर यहाँ गोदाम में किसी और को रख लिया जाएगा। मुझे काफ़ी भारी नुकसान हो जाएगा और मैं नौकरी से भी हाथ धो बैठूंगा। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम ज़्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस बात पर कि मुझे किसी परदेसी इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ। और जब घर वापस आए तो मैंने देखा कि वे लगभग 40 किलो तक लोबान लेकर आए हुए थे और मुझे कहने लगे कि ये सारी लोबान मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी लोबान देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी लोबान है, इसका भला आपको क्या काम है? और फिर अलग से लोबान के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह भूत प्रेत का साया है क्या? जो लोबान की ज़रूरत है या पेड़ पौधों में इसको छिड़कना है, धुआं देना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको लोबान की ज़रूरत है? मैंने अपने हिसाब से ही अपने पति को ये सारी बात बता दी थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही भूत प्रेत को दूर करने के लिए थोड़े से लोबान डालकर शाम को धुआं कर देती थी, जिसकी खुशबू से कहा जाता है
कि भूत प्रेत का साया ये सब घर में नहीं आते और पेड़ पौधों में इसलिए लोबान का धुआं दिया जाता है कि पौधों में फूल आकर रुक जाते हैं, उसके बाद फल आते हैं, इसलिए यहाँ पर लोबान का काम तो ये था। लेकिन माँ कहती थी ये सब करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और पेड़ पौधों में फल लगने लग जाते हैं। मेरी बात सुनकर नौशाद हंसने लगा और कहने लगा, ये तुम्हारे इलाकों में भूत भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूत प्रेत का कोई नामो निशान नहीं है। ये बात मुझे ठीक से तो नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दुबई की औरतें लोबान को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती हैं। लगभग हर दुबई के औरतों के घर में ये लोबान मौजूद होती है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो वापस पर लोबान ज़रूर लेकर जाता हूँ। नौशाद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो हर दुकान पर ही लोबान मिल जाया करती थी, लेकिन इस टाइम मैं सब कुछ भूल भाल कर अपने पति की टेंशन ले रही थी। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में लोबान तो रख दी थी। मैंने रोते हुए नौशाद से कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। मैं नौशाद को देखकर इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी, इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। नौशाद के बिना ससुराल में रहने का सोचकर मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर नौशाद कहने लगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम भी कर लूँगा। जानती थी कि ये सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मेरे दोनों छोटे देवर बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मेरे दोनों देवर हर टाइम मुझ पर नज़र रखते थे। उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाजी लग रहे थे। उनका कहना था वह भी तो अपने भाइयों की इतने सालों से जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं। खैर, नौशाद मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता उनके भाई फ़ोन पर मेरी अपने भाई से बहुत ज़्यादा बुराइयां करते थे। वह इन सब बातों से बहुत तंग आ गया था। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहा था। वह रोज़ मुझसे फ़ोन पर बातें किया करता था और कहता था कि नरगिस, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए वह 1 महीना मुझे अभी तक याद है, लेकिन अगले ही पल मैं उदास हो जाती हूँ। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे अपने पास दुबई में बुला रहे हैं। वे हमारी सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए हैं। ये सुनकर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरे देवरों का रंग बदल गया था। वे चाहते थे कि उनका भाई उन्हें भी दुबई में बुला ले, लेकिन मैंने अपने देवर को नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने नौशाद से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई भी सामान लेकर आऊँ? तो नौशाद ने मुझसे कहा, तुम मेरे लिए 30 किलो लोबान ज़रूर ले आना। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तो कुछ टाइम पहले ही नौशाद 30 किलो लोबान लेकर दुबई गया था। अब फिर वे 30 किलो लोबान तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी तो बहुत अच्छा खासा था। ऊपर से 30 किलो लोबान रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वजन के हिसाब से पैसे भी देने पड़े थे। और मैं सोचने लगी थी, पता नहीं इतनी सारी लोबान का दुबई में औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतनी भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे के सफ़र के बाद मैं दुबई अपने पति के पास पहुंच गई थी, मगर एयरपोर्ट पर नौशाद को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम लोबान लेकर आई हो ना। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज़्यादा उनकी लोबान की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से लोबान से भरा हुआ थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन न जाने वे लोबान किसको देकर आ गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वो मुझे अपने फ्लैट पर ले गए थे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लग गए थे और मुझे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। अब मुझे उनसे सवाल करने का मौका भी नहीं मिला और फिर बाद में मैं भूल भाल गई थी कि वे लोबान का आखिर करते क्या हैं। थोड़ी देर के बाद जब बातों ही बातों में लोबान का कोई जिक्र आया तो मैंने अपने पति नौशाद से पूछा कि आखिर आप लोबान किसको देकर आए हो। मैं अपने पति की बातों बातों में सब कुछ भूल भाल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 2 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत अच्छे से बिताए थे। 2 महीने किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता दिए थे, पता ही नहीं चला था। लेकिन 2 महीने पूरे होते ही मेरे पति मुझसे कहने लगे,
अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम वापस ही बंगाल चली जाओ। नौशाद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ दुबई में ही रहूँगी। ऐसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे, यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं, क्योंकि दुबई एक बहुत ज़्यादा महंगा देश है। यहाँ पर बीवी बच्चे रखना बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचते। अपने परिवार का भी खर्चा उठाना है और मेरी माँ भी बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही है और भाइयों को भी स्कूल की पढ़ाई में फ़ीस जमा करनी है। वह भी मुझे रोज़ फ़ोन करके तंग करते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेली ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मेरी बात सुनकर नौशाद कहने लगा, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी यहाँ पर? बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने नौशाद से कहा, मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन क्यों ना करना पड़े, मैं यहाँ पर सब कुछ कर लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। नौशाद को मेरी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन मैं आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ घरों का काम ढूंढ लिया था। उन दिनों मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर बंगाली फैमिली रहती थी और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरतें भी मेरे काम आ गई थी। 2-3 ऐसी फैमिली थी जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर का काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली ने मुझे बताया, दुबई के लोग बंगाली लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ बंगाली को ही खाना बनाने के लिए रखा जाता है। मुझे आराम से 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका भी मिल गया था। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी खुशी का कोई हद भी नहीं था। किसी के घर में मुझे सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिल गई थी, तो किसी के घर में सिर्फ झाड़ू बर्तन करने की नौकरी मिल गई थी। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, जिसे मैं आसानी में अपने पति नौशाद के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मुझे पहले से ही आता था, क्योंकि मैंने शादी से पहले कुकिंग का भी कोर्स कर रखा था। बहुत अच्छे से मैं कई डिश बना लिया करती थी और अब ये हुनर मेरे काम आने वाली थी। रात को जब नौशाद घर पर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर भी रख लिया है, ये बात सुनकर मेरे पति हैरान हो गए थे और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर में जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। नौशाद ने मेरी सारी खुशी खाक में मिलाकर रख दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। नौशाद की बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी थी। मेरे आंसुओं ने नौशाद के दिल को मोम कर दिया था। अब खुद भी वो मेरे बिना नहीं रहना चाहता था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे देवर ही मेरे पति को बहका रहे हैं। मुझे वापस बंगाल बुलाने के लिए मेरे पति पर दबाव डाल रहे थे और मजबूर कर रहे थे। वह मुझे दुबई से बंगाल वापस बुला लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पति भी उनके बहकाव में आकर मुझे मजबूर कर रहे थे कि तुम वापस बंगाल जाओ और मेरे माँ और भाइयों का ख्याल रखो। लेकिन मेरा जाने का कोई भी इरादा नहीं था, ना ही मन था। मैं जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचा दिया। नौशाद ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी थी। मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब मैं नौशाद के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। मैंने खुशी से नौशाद को अपने गले से लगा लिया और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जब ऑफिस जाते टाइम नौशाद ने कहा, अगर तुम्हें काम समझ ना आए तो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई और काम तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। मैंने उनसे कहा, आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उनके घर से जाते ही जल्दी से मैं अपने काम से फ्री हुई और फिर मेरी पड़ोसन मुझे घर से ले गई और जिनके घर में काम करने गई थी उनका घर बहुत ही बढ़िया था। अंदर से बिल्कुल महल जैसा लगता था। यहाँ के शान और शौकत देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। यहाँ के लोगों के घर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और यहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार होती हैं। कुछ औरतों को तो बंगाली भी समझ आती थी, लेकिन वे बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बनाकर दूं। लेकिन पहले दिन मैंने एक अजीब सी बात देखी। जब एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई
वहाँ पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी लोबान पड़ी हुई थी। लोबान को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति ने भी तो बंगाल से इतनी सारी लोबान मंगवाए थे। पता नहीं नौशाद ने उस लोबान का क्या किया था। क्या पता यहाँ की औरतें इस लोबान का क्या करती हैं। लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे वे सब बंगाली नहीं जानते थे और उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती थी। और नौशाद तो पहले से ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नौशाद ने भी नहीं बताया था यहाँ की औरतें लोबान का क्या करती हैं, इस बारे में उन्हें नहीं मालूम है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी और इतने में मैंने वहाँ का सारा खाना भी तैयार कर लिया था। इसके बाद मैं दूसरे घर पर खाना बनाने के लिए चली गई थी। वहाँ पर जाकर भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी थी। वहाँ के किचन में तो इस घर से भी ज़्यादा लोबान भरा हुआ था। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग गया था कि आखिर ये सब क्या माजरा है। बंगाल में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़े दिन बीते थे कि एक औरत किचन में आई और उसने लोबान का टुकड़ा निकालकर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया था और उस बर्तन में पानी था और उससे ढककर उसने कोने में रख दिया। पता नहीं उसने पानी में लोबान डुबोकर क्यों रखा, मुझे मालूम नहीं हो सका था। अब वह औरतें ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वे काम चोरी चुपके कर रही थी और मैंने काम करते हुए उसे देख लिया था। जैसे वो नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। खैर मेरा पहला दिन तो बहुत ही अच्छा बीता था। मैं सारे ही घरों में खाना बनाकर साफ सफाई करके 6-7 घंटे बाद फ्री हो गई थी और नौशाद के घर लौटने से पहले ही मैं घर चली गई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हो रहा था। शाम को जब नौशाद घर आए, उन्होंने मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे। मैंने उन्हें दिलासा दिया, काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर पर भेज सकते हो। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी रह सकती हूँ। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे थे। आखिर ये सब मैंने उनके साथ रहने के लिए तो कर रही थी। नौशाद रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए थे। जब से दुबई आई थी तब से पहली बार मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना अब तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस बंगाल ना भेज दे। नौशाद मुझे अपने साथ एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए ले गए थे। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहनी हुई थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहनते हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था शायद दुबई में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की की हुई थी। और आज पहली बार मैंने यहाँ का मॉल देखा था। हमने खूब सारी शॉपिंग की और पति ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। घर आते टाइम रास्ते में मेरे पति के ऑफिस के दोस्त भी मिल गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। नौशाद ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नियों से भी मिलवाया था। वे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार बंगाल से दुबई आई हूँ तो उन्होंने मुझे और नौशाद को अपने घर अगले दिन खाना खाने के लिए बुला लिया। वे लोग भी दुबई में ही रहते थे, लेकिन उनकी बंगाली काफ़ी अच्छी थी। नौशाद ने उनसे काफ़ी मना किया कि हम लोग लंच पर नहीं आ सकते, लेकिन वे नहीं माने और जब वे ज़्यादा ही जिद करने लगे तो मेरे पति ने उनके लंच का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। मैं नौशाद के दोस्त के घर जाने के लिए ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि अभी तक मैं वहाँ के लोगों के हाथ का खाना बना हुआ नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो बंगाली थी और अपने हाथ से ही खाना बनाकर खाया करती थी और यहाँ आकर किसी के घर का दावत पर पहली बार जा रही थी। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों का काम किया और खाना बनाया। वापस आते ही जल्दी तैयार हो गई। नौशाद कहकर गए थे कि वे जल्दी ही दोपहर को काम से लौट आएंगे और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर पर जाएंगे। नौशाद के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा आवभगत किया था। मैं नौशाद के दोस्त का घर देखते ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उससे कई गुना खूबसूरत था। उनके 2 प्यारे से बच्चे थे। उनके दोनों बेटों में 2-2 साल का गैप था। उन्हें देखते ही मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया था। नौशाद के दोस्त की पत्नी का नाम रुखसाना था। वह किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उन्हीं के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लग गई थी। भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आ जाती हूँ। मैं उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा,
कि मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। और फिर मैंने उनकी मदद करवाना शुरू कर दी और तभी मेरी नज़र रुखसाना भाभी के किचन में रखी हुई लोबान पर पड़ गई थी। उन्होंने भी लोबान को एक डिब्बे में रखा हुआ था। डब्बा कांच का था, इसलिए उसमें सारी चीज़ें बाहर नज़र आ रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा, आखिर ये दुबई की औरतें लोबान का करती क्या हैं। मैंने सोचा कि मैं इस लोबान का राज रुखसाना से पूछ लेती हूँ, मगर रुखसाना से पूछने से मुझे भी थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम किया करती थी वहाँ की मालकिन ने लोबान को छुपाने के अंदाज में पानी में डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। रुखसाना का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया था कि ये लोबान यहाँ पर क्यों रखी हुई है। आखिर आप लोग इतनी सारी लोबान का करते क्या हो? हमारे यहाँ तो लोबान इतनी ज़्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरे ये बात सुनते ही रुखसाना के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने जल्दी से लोबान के डिब्बे को उठाकर कबर्ड में रख दिया था। उसका अंदाज ही बड़ा अजीब सा था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लगी हुई थी, तो मैंने भी बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। रुखसाना ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया हुआ था। दावत बहुत ही अच्छी चल रही थी। हमने उन लोगों से परमिशन लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते मेरे दिमाग में लोबान चल रही थी। नौसाद ने मेरा गुमसुम सा अंदाज को देखा तो मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने नौसाद को सारी बात बता दी थी, किस तरह मैं यहाँ पर काफ़ी घरों में लोबान के बड़े बड़े डिब्बों में देखे थे। आज रुखसाना के किचन में भी बहुत सारी लोबान देखी थी, जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर दुबई की औरतें क्या करती हैं इतनी सारी लोबान का? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतों को छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें लोबान कुछ भी करती हों, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि लोबान तो हमारे बंगाल में भी पाई जाती है। वहाँ तो ऐसा वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था जितना यहाँ पर किया जाता है। नौसाद ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें पता करके इस बारे में बता दूंगा कि आखिर यहाँ की औरतें लोबान के साथ क्या करती हैं और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और मेरा काम जम भी गया था। मुझे यहाँ के लोगों के घरों में खाना बनाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माँ बाप की मुझसे हर दूसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं नौसाद के पास आई थी मेरी माँ को बहुत आराम हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार लोबान के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे थे। क्या पता मेरी माँ को लोबान के बारे में कुछ पता हो, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। यहाँ पर लोबान को पानी में भिगोकर क्या किया जा सकता था, ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। अब मुझे बंगाल वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम किया करती थी वहाँ लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ़ें होती थी। जिनके घरों में मैं साफ़ सफाई किया करती थी वहाँ पर मेरी सफाई की भी खूब तारीफ़ें की जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही तरीके से काम किया करती थी। खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता था, 2-3 टाइप का डिश भी बनाना पड़ता था। कुछ दिन बीतने के बाद नौसाद ऑफिस से घर आया और मुझे कहने लगे, मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी सी चाय बना दो। आज नौसाद का मूड बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश फ्रेश लग रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिनकी वजह से आप बड़े फ्रेश लग रहे हो? नौसाद ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। आज तुम जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर फुर्सत से मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म करने वाला हूँ और तुम्हें लोबान का राज भी बताता हूँ। मुझे लोबान के राज के बारे में पता चल गया है। मैं लोबान का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने पति की चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उनके पास आराम से बैठ गई। नौसाद ने मुझे बताया, दुबई की औरतें ये नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि लोबान का ये इस्तेमाल उनके पुराने ज़माने से चला आ रहा था और वे इसे अपने तक ही रखना चाहती थी। इसलिए रुखसाना भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। नौसाद की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी थी। आखिर इस लोबान से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस तरह छुपाने वाली बात है? नौसाद कहने लगा कि हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग रिवाज होती है और इसी तरह हर जगह के अपने अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब यहाँ पर आई हो
तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो बंगाल में नहीं होती है, और जो चीज़ बंगाल में होती है वो यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह लोबान का जो इस्तेमाल बंगाल में किया जाता है वो बिल्कुल ही अलग है, जबकि दुबई की औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का फ़ायदा उठाती हैं। जो बहुत हैरान कर देने वाली बात है, मैं नौशाद की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। नौशाद ने बताया कि अगर बंगाली औरतों को इसके बारे में जानकारी हो गई तो हर घर में ढेर सारी लोबान नज़र आने लगेगी। मैंने अपने पति को घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दो, कितना ज़्यादा सस्पेंस दिखा रहे हो। मेरी बात सुनकर नौशाद ने मुझे ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। अपनी उम्र भर की ज़िंदगी में मैंने आज तक लोबान का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से नौशाद से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? नौशाद कहने लगा, हाँ बिल्कुल ये बात है। मैंने अपने ख़ास दोस्त से पता किया है और उसने भी मुझे ये लोबान का राज बताया है। मेरा ये दोस्त वही है जिसे मैं बंगाल से लोबान लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। इससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि लोबान यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगा है और लोबान का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने पर यहाँ पर लोबान ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती। इसलिए मैं जब भी बंगाल जाता हूँ तो वहाँ से लोबान ज़रूर लेकर आता हूँ और यहाँ पर महंगे दामों में बेच देता हूँ। यहाँ के लोग महंगे दामों में भी आसानी से लोबान को खरीद लेते हैं। और नौशाद ने मुझे बताया कि दुबई की औरतें लोबान से एक ख़ास तरह की फेस पैक तैयार करती हैं, जो उन्हें अपने बुजुर्गों से तैयार करवाना सीखा है। पानी में कुछ सामान मिलाकर ये फेस पैक तैयार करती हैं और फिर लोबान को इस पानी में मिलने के बाद कई दिन के लिए रखा जाता है। इसके बाद रोज़ सुबह को इस लोबान को पानी में मिलाकर एक फेस पैक तैयार किया जाता है। औरतें अपने फेस पर ग्लो करने के लिए लगाती हैं और ये राज सिर्फ अपने तक ही रखती है, क्योंकि किसी को बताने से इसका असर जाता रहता है। और इस लोबान की यहाँ हर घर में औरतें इस तरह छुपाकर फेस पैक बनाया करती हैं, अपने फेस पर लगाया करती हैं। और जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं वह अपने पेट पर भी लगाया करती हैं। इससे उनका कहना है कि इससे बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होता है और उस पर कोई नज़र भी नहीं लगती है और ना कभी वह बीमार पड़ता है। और इस लोबान को 3 महीने तक इस्तेमाल करने से जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको खूबसूरत चाँद जैसी बेटी पैदा होती है, वह भी बहुत खूबसूरत बेटी, और उनका रंग भी बहुत साफ़ होता है। ये बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी और सच में नौशाद ने ठीक ही कहा था। अगर बंगाली औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इस टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि दुबई की औरतें इस बात को इतना छुपाती क्यों हैं। मेरी बात सुनकर नौशाद कहने लगा, हर किसी के अपने अलग तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती। वह बच्चा पैदा करने के लिए ये टोटका इस्तेमाल करती हैं। उन्हें लगता है किसी को बताने से टोटका ख़त्म हो जाता है और ख़राब हो जाता है। नौशाद की बात सुनकर मैं अफसोस भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो अब लोबान भी नहीं है और ना ही मुझे ये फेस पैक बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर नौशाद हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस बच्चे की चाहत है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौशाद की सच जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि दूसरे आदमियों की तरह उन्होंने बेटा या बेटी की ख्वाहिश नहीं की थी। अभी तक घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मैं जिस घर में काम किया करती थी उस घर की मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने हिसाब से उनका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हैरत की बात यह थी कि उस औरत ने बेटी को ही जन्म दिया था। शायद उनकी बनाई हुई दवाई काम कर गई थी। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी ऐसी खुशखबरी से मेरा गोद भर दिया था। लेकिन मैंने ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की थी। पूरे 9 महीने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और मैंने एकदम सुंदर और खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया था। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी बेटी पैदा हुई थी। मैंने ऐसी कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे बेटी से नवाज दिया था। बेटा हो या बेटी, सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर टोटके और जादू टोना करते रहते हैं और दुबई की औरतों की ऐसे टोटकों के चक्कर में फंसी रहती हैं। ये बात तो नहीं जानती थी कि यहाँ पर कितनी औरतें इस टोटके का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था, ज़्यादातर दुबई की औरतों के घरों में लोबान मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटी के किसी ऐसी टोटके का इस्तेमाल करते हैं? अपने आसपास किसी को बेटी की इच्छा हो तो इस तरह के जादू टोटके या टोने के लिए किसी बाबा के पास जाते हुए देखते हैं? ये काम बिल्कुल गलत है। ऊपर वाला हमें बेटा दे या बेटी दे, हमें अल्लाह की रहमत समझकर
अपने पास रख लेना चाहिए। ऊपर वाला हमें औलाद से नवाज देता है, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं होता, औलाद होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति नौशाद के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैंने दुबई की औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, क्योंकि ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी। बेटा हो या बेटी हो, लोग इतना ज़्यादा टोटकों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बेटे होने के लिए भी तो लोग टोटके का इस्तेमाल करते हैं। आखिर बेटी भी ऊपर वाला की नियमत होती है। मुझे तो बेटियां बहुत पसंद है और बेटे भी बहुत पसंद है। अपनी होने वाली औलाद के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगती हूँ। मुझे बेटा और बेटियों दोनों ही पसंद है। अपने बेटी के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन मुझे अभी एक बेटे की ख्वाहिश थी ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।